नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति के जो 17 अध्याय हैं, उसमें सैकड़ों ऐसे सूत्र हैं जो राजसत्ता, समाज सत्ता, हमारे प्रतिदिन के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अच्छा निदान बताते हैं। मुझे लगता है कि हर आदमी को चाणक्य नीति एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। एक सूत्र आता है उसमें, नखिनाम च नदीनाम च श्रृंगिणाम शस्त्रपाणिनाम, यानी कि जिसके हाथ में नाखून बड़े बड़े हों, नखिनाम च नदीनाम च, नदी आपको पार करनी हो तो, श्रृंगिनाम, सींग जिन जानवरों के हो वे, और शस्त्र पाणी नाम, जिस आदमी के हाथ में हथियार हो। विश्वासो नैव कर्तव्यः, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो हाथ में हथियार है, सत्ता भी है। क्योंकि सूत्र जो होते हैं वो कई बार संकेत देते हैं। तो हाथ में हथियार, सत्ता किसी आदमी के हाथ में हो तब भी आप उसको उसी के बराबर मानिए। और इस चाणक्य नीति के सूत्र का अगर हम आज की तारीख में जो राजनीतिक हलचल है और जो उठापटक है उस संदर्भ में देखें परखें तो बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा। दो मामले आज उठाता हूं मैं। एक सचिन पायलट, राजस्थान। सचिन पायलट दिल्ली में रहे और वो जयपुर लौट रहे हैं। उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से तो नहीं हुई। अलबत्ता ये कहा गया कि आपके जो लोग हैं उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, आपके बारे में भी सोचा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उनको यानी सचिन पायलट को किसी बड़े राज्य का महासचिव बना करके कांग्रेस भेजेगी। अब कई बार वो पहले भी कह चुके हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्ता में और राजनीति में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो नहीं चाहते हैं आपको वही करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो विरोधी है उसने उस तरीके से ही प्यादे बिछा रखे होते हैं कि आपके सामने कोई चाल होती ही नहीं है। उनके साथ एक बस दिक्कत यही है कि उनके लोगों को अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट में लेकर के उनकी इज्जत रखने और सचिन पायलट के अपने लोगों के बीच यह भरोसा हो जाए कि नेता जो है अपने लोगों की सुनता है और उनकी खातिर करवा लेता है। लेकिन अशोक गहलोत ने दो बड़े खेल खेल दिए। एक, उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि कोविड होने के बाद 2 महीने तक मुझे किसी से मिलना नहीं चाहिए। वर्चुअली तो हो जाए लेकिन मैं आमने सामने किसी से नहीं मिलूंगा। 2 महीने अगर मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलेगा तो यह तय मानिए कि 2 महीने के भीतर आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के समय मुख्यमंत्री का होना ज़रूरी है। और अगर मुख्यमंत्री नहीं है 2 महीने तक तो यह जो पूरा मौका है, यह जो वक्फा है, इसमें कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। सचिन पायलट के जो लोग यह उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं कि कैबिनेट में इस बार एक्सपेंशन के दौरान उनको जगह मिलेगी, उनके लिए अशोक गहलोत का यह संकेत या उनका यह कहना एक बड़े सदमे की तरह हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि बीएसपी से जो विधायक आए, उन्होंने सरकार का समर्थन किया, वो अब खुल करके सामने आ गए हैं या सामने आने को कहा गया है। दोनों बातें राजनीति में जो दिखता है, दरअसल उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, 2018 से लेकर के 2021 तक 2.5 साल, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो तो हम लोगों को जगह क्यों नहीं मिले, और मंत्रिमंडल विस्तार हो क्यों नहीं रहा है, होना चाहिए। वो लोग जो सरकार गिराने के लिए जाकर के गुड़गांव में बैठे हुए थे, उनका मंसूबा था कि सरकार नहीं चले, उन लोगों के खिलाफ हम लोग आकर के सरकार बचा ले गए। यह सरकार अगर आज की तारीख में चल रही है तो हमारी वजह से है, वरना यह अपनी बरसी मना रही होती। तो हमको जगह दीजिए। अब एक अलग तरह का दबाव कांग्रेस आला कमान पर आ गया कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो सचिन पायलट के लोगों को अगर जगह देनी है तो फिर उन लोगों को भी देनी है जो लोग सरकार बचाने के लिए पिछले साल आए थे। बीएसपी सीपीएम के भी 2 विधायक वहाँ हैं। राजस्थान को ट्राइबल पार्टी है, उसके भी 2 विधायक हैं। जो निर्दलीय हैं 12-13 वो भी हैं। कुल मिला करके ये एक ऐसी पोजीशनिंग है जिसमें सचिन पायलट के लिए मुश्किल बढ़ सकती है और वो बहुत देर तक अपने आप को बेइज्जत होता हुआ और अपने लोगों का दबाव लगातार झेलता हुआ नहीं पसंद करेंगे और लाजमी है कि कोई विकल्प अपनाएंगे।
वो विकल्प कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि राजनीति में तयशुदा तौर पे कुछ भी नहीं होता है। अभी जो नेता कह रहा होता है, घंटे भर बाद वो उसके ठीक उलट बात कह करके उसके लिए कोई वाजिब तर्क आपके सामने रख देगा। इसलिए सचिन पायलट के लिए बीजेपी इंतज़ार में बैठी हुई है। बीजेपी की राजस्थान में अपनी मुश्किलें हैं, उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। लेकिन सचिन पायलट के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे लगभग दोनों पल्ले पकड़ के रखे हैं कि जैसे वो नॉक करें, दरवाज़ा खोलें। और सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत लगातार मुश्किल खड़ा करते जा रहे हैं। उधर बिहार है। चिराग पासवान के चचा ने अपने 5 सांसदों को एक तरफ करके, चिराग पासवान को एक तरफ करके एक कमोबेश बाहर निकाल दिया है। चिराग पासवान आज की तारीख में अपनी पार्टी के भीतर कहीं नहीं है और कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को बना दिया गया है। ये कितनी बदकिस्मती है और किस तरह की राजनीति हम लोग करते हैं, खास करके जनता जो वोट देती है। सूरजभान सिंह आज की तारीख में एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विधायक हैं। उनके भाई नवादा से सांसद हैं। तो जो आप 6 सांसद देखते हैं उसमें सूरजभान के भाई नवादा से सांसद हैं, चंदन सिंह, वो भी हैं। सूरजभान सिंह बिहार में अपराधी राजनेताओं की लिस्ट जब तैयार होती है तो ऊपर के 2-3 लोगों में सूरजभान का जिक्र होता है और सूरजभान एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे ही लोगों की जमात बिहार में लगातार इकट्ठा होती जाती है। लोग वोट देते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, पता नहीं क्या दिखता है और क्या करिश्मा ये लोग कर देंगे और किस तरह का विकास और किस तरह की बेहतरी बिहार के लोगों को ला करके दे देंगे। कितनी समझ सूझबूझ इन लोगों के पास है। यह लोगों की समझ और उनके फैसले की बलिहारी है कि हम ऐसे लोगों को भी वोट देते हैं और मानते हैं कि इनको विधायक और सांसद होना चाहिए। खैर, लेकिन एक सही बात यह है कि चिराग पासवान ने आज ये ज़रूर कहा कि हम अपना घर नहीं बचा सके, लेकिन पार्टी संगठन को बचाने और पार्टी संगठन के लोगों से मिलने की कोशिश हम करेंगे। बड़ा सच ये है कि बिहार में चिराग पासवान, रामविलास पासवान की जो सियासी विरासत है उसके इकलौते वारिस हैं और ज़मीन पर जो वोटर है, जो समर्थक है, उसका सरोकार, उसका लगाव चिराग पासवान से ज़्यादा है। वो पशुपति पारस या प्रिंस को, जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, नहीं समझता है। उसके साथ उसका रिश्ता नाता सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो रामविलास पासवान से जुड़े हुए लोग हैं, खानदान के लोग हैं। जब चिराग पासवान अकेले खड़ा हो जाएंगे तो बिहार में वे तमाम लोग जो एलजेपी के साथ खड़े रहते हैं या वोट देते हैं वो चिराग के साथ खड़ा होंगे। बिहार के चुनाव में जो हजारों हजार की भीड़ थी वो चिराग की वजह से थी और चिराग का अपना बिहार में जनाधार है। हाँ, उनको अपनी पार्टी को खड़ा करने में अब नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सूरजभान सिंह, पशुपति पारस, प्रिंस, चंदन सिंह जैसे जो लोग उनकी पार्टी के भीतर हैं, उनका विरोध या उनके खिलाफ अपने आप को खड़ा करने में उनको ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अपने इलाके के और अपनी तरह के मजबूत लोग हैं। लेकिन सत्ता में और राजनीति में मैं यही कहता था, खेल कैसे होता है। चिराग पासवान को अब जमीन पर जाकर के लड़ना पड़ेगा और पशुपति पारस को हो सकता है कि नीतीश कुमार के कोटे से भी अगर एक सीट कैबिनेट में दिलानी पड़े तो कहेंगे कि आप पशुपति पारस को दे दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार के दिल को ठंडक पहुंचेगी चिराग पासवान को सड़क पर लाते हुए। यही स्थिति जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में है। सचिन पायलट जितना सड़क पे रहें और जितना कमज़ोर रहें, उनके अपने लोग उनसे लगातार हटते चले जाएं, अशोक गहलोत के लिए बेहतर है और वो इसी कोशिश में है कि ऐसा ही होता रहे। तो 2 महीने तक किसी ना मिलना और बीएसपी के लोगों का ये कहना कि कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसमें हम लोगों को जगह दी जाए, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा है। राजनीति में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन चूंकि चाणक्य नीति, जो कुछ भी होता है उसके होने का कारण कहीं और होता है और जो कारण होता है उसके लिए दूर कुछ और तय किया गया होता है। ये जो हो रहा होता है बीच में जो दिखता है वो दरअसल इन 2 सिरों के बीच का एक पड़ाव है। जो पीछे तय किया गया और जो आगे होने का माना गया, इन दोनों के बीच की स्थिति है जो आज दिखता है। आज के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर कल होगी। सवाल नया होगा, मुद्दा नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।